गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज आपका स्वागत है इस सेशन में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसके लास्ट सेशन में मैंने आपको लेसन नंबर 2 के इंट्रोडक्शन बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको उसमें शेयर्स का मीनिंग बताया था और इक्विटी शेयर्स का जस्ट इंट्रो दिया था। तो आज हम इसे लेके आगे बढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपको बता दूं कि साल भर के जो एसपी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में, उन सब में सबसे खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक यही है, इक्विटी शेयर्स का। ये कंफर्म 110% आता ही है। इसके बिना कोई भी पेपर स्लो नहीं बनाएंगे, ये हमारे लिए कंपलसरी पेपर है। आपको बताना चाहूँगा आज के इस टॉपिक को हम एकदम काफ़ी धीरे और काफ़ी डिटेल में लेकर चलेंगे ताकि आपको पूरा कंसेप्ट एकदम डिटेल में क्लियर हो। एक बार हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो इसके पहले हमने किया था शेयर्स के बारे में, राइट। तो शेयर्स में हमने बेसिकली देखा था, फीचर्स में मीनिंग देखा था। मीनिंग क्या होता है उसका, एक स्मॉल यूनिट होता है। ओनरशिप, जो पर्सन शेयर खरीदता है वो ओनर होता है, शेयर होल्डर होता है और मेंबर होता है। डिस्टिंक्टिव नंबर, हर एक शेयर सर्टिफिकेट पे अलग अलग नंबर लिखे होते हैं। एविडेंस ऑफ टाइटल, यस, जो भी पर्सन शेयर खरीदता है उसको ऑफलाइन शेयर सर्टिफिकेट मिलता है या फिर ऑनलाइन डीमैट फॉर्म में मिलता है। डीमैट मीन्स डीमटेरियलाइजेशन, जो कि ऑनलाइन फॉर्मेट का एक नाम है। साथ ही साथ में वैल्यू ऑफ शेयर्स का बताया गया था, फेस वैल्यू, इशू वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ये बताया था। तीनों अलग अलग वैल्यू होती है। फेस वैल्यू जिसको हम बोल सकते हैं जो प्राइस लिखा होता है वो वैल्यू। इशू वैल्यू जितने मैं बेच रहा हूँ, और मार्केट वैल्यू का मतलब जितने में पब्लिक बेच रही है। राइट्स, जो पर्सन शेयर खरीदता है उसको मीटिंग में और वोटिंग में आने के राइट्स होते हैं, वोटिंग करने के, बाकी किसी को नहीं। और ये राइट सिर्फ खाली दिया गया है शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स में से भी खाली दिया गया है ये इक्विटी शेयर्स को। इनकम की बात बताई थी, तो इनकम में आया था कि लाइक जो पर्सन शेयर्स खरीदता है उसको क्या मिलती है, डिविडेंड। डिविडेंड उनकी क्या बन जाती है, इनकम। साथ में दिया गया है ट्रांसफरेबिलिटी, यस, शेयर्स ट्रांसफ़र तो हो सकते हैं बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। फिर इक्विटी शेयर्स का कंसेप्ट देखा, उसमें बताया था दो टाइप के होते हैं इक्विटी के अंदर, एक होता है वोटिंग राइट वाला, एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो देखते हैं आगे इसमें क्या बताया गया है। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, स्टूडेंट्स ध्यान से इसको सुनना है। अगर आप इस आंसर को समझ लेते हैं तो इसके बाद के जो आंसर्स हैं आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, राइट। सो बेसिकली आई कैन सिंपली से दैट कि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही डीप पार्ट भी है इसका। देन पहला पॉइंट आता है इसका, परमानेंट कैपिटल। ओके, सो नाउ डिस्कस करते हैं परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या होता है, जो हमेशा खुद का होता है, जो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि बताया था, जो भी पर्सन अगर इक्विटी शेयर्स में पैसे लगाता है वो परमानेंटली कंपनी के हो जाते हैं, लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी ज़िंदा है वो पैसे किसके होंगे, कंपनी के। और जिस दिन कंपनी वाइंडिंग अप होगी उस दिन ये पैसे वापस मिलने की संभावना होती है, लेकिन डिपेंड करता है, ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। देन आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल शेयर्स। इररिडीमेबल का मतलब क्या होता है, जो वापस नहीं मिल सकता। मतलब रिडीम, इसकी कोई डेट नहीं बताई गई है। कंपनी जब इक्विटी शेयर इशू करती है तो कभी ये नहीं कहती कि ये इतने दिनों के लिए, क्योंकि इक्विटी शेयर्स की जो एज होती है वो होती है लाइफ टाइम, ज़िंदगी भर के लिए किसका हो गया, वो कंपनी का। अब ये तो ना शेयर होल्डर जानता है ना कंपनी जानती है कि कब तक कंपनी चलेगी, ना कोई जानता है। ये अनसर्टेनिटी पे डिपेंड है। कोई कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, कोई इंसॉल्वेंसी में आ सकती है, तो कंपनी बंद हो जाती है। तो कोई भी कंपनी डेट नहीं दे सकती कि भाई ये इक्विटी शेयर्स कितने दिनों के लिए है। तो उसको ये बता के दिया जाता है कि इक्विटी शेयर्स जो है ये है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। अब जब लाइफ टाइम मैं कहता हूँ बिना कोई डेट के,
जब मैं कोई डेट नहीं बताता हूँ तो इट इज़ सिंपली कॉल्ड एज एन इरिडीमेबल। अगर रिडीमेबल आएगा तो हम क्या बोलेंगे? सिंपल, इसका उल्टा, जो चीज़ आपको वापस मिल सकती है। अब ये चीज़ तो वापस मिलने के कोई चांसेस ही नहीं है, फाइन, बट इसकी कोई डेट भी नहीं बताई है। तो इरिडीमेबल का मतलब आप समझ सकते हैं, जो चीज़ वापस नहीं मिल सकती, इसकी कोई डेट नहीं है। देन द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इक्विटी शेयर इज़ नॉट रिफंडेबल इन द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ज़िंदगी भर में कभी वापस नहीं करेगी कंपनी। इक्विटी शेयर्स बिकम रिफंडेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप देखिए जो लिखा है मैंने यहाँ पे, वाइंडिंग अप, कंपनी और कंपनी डिसाइड टू बाय बैक शेयर्स। बायबैक मतलब खुद के शेयर्स कंपनी खुद ही खरीद लेती है। द इक्विटी शेयर कैपिटल इज लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। सो इसी के साथ पहले पॉइंट का जस्टिफिकेशन क्लियर हो जाता है। यस, जब किसी चीज़ की कोई डेट पता ना हो तो उसे हम कहेंगे इरिडीमेबल, और जब किसी चीज़ की डेट पता हो तो बन जाता है रिडीमेबल। सो इक्विटी शेयर्स की जो एज बेसिकली बोला गया, कैपिटल जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है एंड परमानेंटली होता है कंपनी में हमेशा के लिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? नॉट फिक्स्ड। और डिविडेंड किसके पीछे मिलता है? शेयर्स के पीछे। इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। जैसे कि मैंने कहा, इक्विटी का डिविडेंड कैसा होता है? नॉट फिक्स रेट। द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी। ऑलवेज रिमेंबर, डिविडेंड किस पे डिपेंड करेगा? कंपनी के प्रॉफिट पे। देन इफ द कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट, डिविडेंड इज पेड एट अ हायर रेट। अगर कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो डिविडेंड भी कैसा मिलेगा? एकदम ही हायर मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी ने नहीं कमाया है तो नहीं भी मिलेगा। ये कहीं पर भी तय नहीं होता है कि आपको डिविडेंड देना ही देना है। ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस, बट ऐसा भी है कि कहीं कहीं प्रॉफिट भी हो जाता है, बट स्टिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि इनसफिशिएंट पैसा है, मतलब ये पैसा हमें फ्यूचर में लगेगा, तो इस पैसे को भी फ़िलहाल डिविडेंड के तौर पे बांटना सही फैसला नहीं होगा। तो वो क्या करेंगे? उस चीज़ को संभाल के रखेंगे और शेयर होल्डर को मना कर देंगे। सेम इवन दो पोस्टपोन भी कर सकते हैं, अगले साल दे देंगे ये कह के। द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्विटी शेयर होल्डर डो नॉट कंपेल देम टू डिक्लेयर एनी पे डिविडेंड। कोई कंपलसरी नहीं है, उनको कोई कंपलसेशन नहीं बताया गया है। द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर इज अनसर्टन एंड इरेगुलर। द इक्विटी शेयर्स गेट डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट। सो इट इज़ बिन क्लियर दैट इक्विटी शेयर्स का जो डिविडेंड है वो कैसा मिलेगा? एकदम ही फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलेगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा पॉइंट बताता है राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर एन्जॉय सर्टन राइट्स। कुछ उसको राइट्स मिले हैं, कुछ हक मिले हैं उसको जो कि बाकी को नहीं मिले। तो पहला आता है राइट टू वोट। इट इज़ अ बेसिक राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर थ्रू विच दे इलेक्ट डायरेक्टर, अल्टर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट। सो इलेक्ट डायरेक्टर, कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं उनको सिलेक्ट कौन करता है? शेयर होल्डर। एंड इवन दो अल्टर बोले तो क्या होता है कि चेंजेस करना, किस चीज़ में? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दो चीज़ क्या होती है? कंपनी के डॉक्यूमेंट्स। फिर से बता देता हूँ, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स। मेमोरेंडम में क्या होता है? कंपनी का लिखा हुआ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? लिखा हुआ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इन से रिलेटेड कोई भी अगर वोटिंग का काम हुआ तो ये किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, बाकी किसी का नहीं होता है। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, येस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। दे हैव राइट टू शेयर इन प्रॉफिट when distributed as dividend. If the company is successful and makes handsome profit, they have advantage of getting large dividend. Yes, इनका ये पूरा राइट है कि अगर कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो इनको उसमें से
प्रॉफिट का जो हिस्सा है डिविडेंड के तौर पे मिलना ज़रूरी है। ये इस चीज़ की एक राइट रखते हैं। वैसे अगेन मैं फिर से कहूँगा, मिलना या ना मिलना ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय करता है। बट हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर तो उम्मीद तो ज़रूर कर ही सकता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो कोई भी एक अजम्पशन लगा लेता है कि हाँ चलो मुझे कम से कम डिविडेंड तो मिल ही जाएगा प्रॉफिट में से। और डिविडेंड कैसा होता है वो आपको बता ही चुका हूँ, नॉट फिक्स्ड। देन राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स। कंपनी की जो बुक्स होती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टैट्यूटरी बुक्स या और जो भी ऐसी चीज़ें जो आम तौर पे किसी को नहीं बताई जाती, वो सब चीज़ें भी एक इक्विटी शेयर होल्डर जब चाहे आके चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। सो इक्विटी शेयर होल्डर के पास ये राइट है कि वो स्टैट्यूटरी बुक्स को भी क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। और तीसरा, राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स। यस, शेयर्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। द इक्विटी शेयर होल्डर एन्जॉय द राइट टू ट्रांसफ़र शेयर एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यस, शेयर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, किसके तौर पे हो सकते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से, जो कि कंपनी का डॉक्यूमेंट है। और इसमें क्या लिखा होता है, कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्लियर है? सो ये बेसिकली 4 राइट्स दिए हुए हैं। थर्ड पॉइंट में राइट टू वोट, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स एंड राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर पे। चौथा पॉइंट है नो प्रेफरेंशियल राइट्स। प्रेफरेंशियल राइट्स क्या होती है, बेसिकली जो प्रेफर करती है पहले किसको मिलेगा। अब इक्विटी शेयर होल्डर का मैं आपको रूल बता देता हूँ। जब भी कभी कंपनी में कुछ भी बढ़ता है, अब बढ़ता है तो इनको 2 तरीके से ही मिलता है। एक होता है डिविडेंड, एक होता है कैपिटल जो इन्होंने लगाया था शुरुआत में शेयर्स खरीदने के टाइम पे। बट वो चीज़ उनको वापस कब मिलेगी, जब कंपनी बंद होगी। और बंद होगी कब, ये कोई नहीं कह सकता। और अगर समझो बंद हो भी गई और अगर बढ़ रहा है तो सबसे लास्ट में किसको बढ़ता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। और कितना बढ़ेगा ये भी कोई कंफर्म नहीं है। बट इतना याद रहे, सबसे लास्ट में जो भी बचता है वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो ये कंफर्म हो जाता है कि इनको कोई टाइप का क्या नहीं है, प्रेफरेंशियल राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन पेड। यस, अभी मैंने कहा सबसे लास्ट में किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस को। अगेन अपने रूल पे आ जाओ। कितने टाइप के शेयर्स थे हमारे पास, 2। कौन कौन से, इक्विटी और प्रेफरेंस। यस, तो अगर इक्विटी प्रेफरेंस ही 2 टाइप के शेयर्स हैं तो उन दोनों शेयर्स में सबसे पहले किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस को। और उसके बाद किसको दिया जाता है, इक्विटी को। वो भी बचा तो। देन सिमिलरली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड लास्ट। Further, if no surplus amount is available, equity shareholder will not get anything. Yes, अगर कुछ बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर का हो जाता है, अगर कुछ नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलता है। बट पहले किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस को, उसके बाद इक्विटी को। सो यस, नो प्रेफरेंशियल राइट। तो अगले आंसर में आप याद रखना, प्रेफरेंशियल राइट फिर किसके पास होंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास होंगे। गॉट इट? Next, controlling power. The control of company is vested with the equity shareholder. They are often described as a real master of the company. Yes, equity shareholder को कंपनी का रियल मास्टर क्यों कहा गया है, क्योंकि कंपनी में सबसे बड़ा पैसा इन्होंने लगाया है ना, रिस्क भी यही उठाते हैं। तो कंपनी का जो कंट्रोलिंग पावर होगा वो भी किसका होना चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर का ही होना चाहिए। देन इट इज़ बिकॉज दे एन्जॉय एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट। अगेन पूरे एसपी में वोटिंग पावर खाली किसके पास है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। और अगर है तो वो कंपनी से रिलेटेड नहीं है, ये उनके पर्सनल मैटर से रिलेटेड है। द एक्ट प्रोवाइड द राइट टू कास्ट वोट इन प्रपोजन टू शेयर होल्डिंग। दे कैन एक्सरसाइज द वोटिंग राइट बाय प्रॉक्सीज इवन विदाउट इवन अटेंडिंग मीटिंग इन पर्सन। चलो मान लीजिए अगर कोई जनरल मीटिंग हो रही है या एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, इक्विटी शेयर होल्डर को ही बुलाया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। अब किसी वजह से समझो कोई इक्विटी शेयर होल्डर नहीं आ रहा है
तो वो अपनी जगह पे अपने प्रॉक्सी को भेज सकता है। यही राइट सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के पास है और बाकी किसी और के पास तो ये राइट्स भी नहीं है। देन exercising voting right, they can participate in management and affairs of the company. They elect representative called as a director for management of the company. They are allowed to vote on all matter discussed at the general meeting. Thus equity shareholder enjoy control over the company. Yes, company के ऊपर controlling basically किसकी होती है? Equity shareholder की होती है। Then next point is रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क पूरे एसपी की बुक में कौन उठाता है? इक्विटी शेयर होल्डर, और कोई नहीं उठाता, क्योंकि प्रेफरेंस को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स होता है। इक्विटी शेयर होल्डर बियर मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी। दे आर डिस्क्राइब एज शॉक ऑब्जॉर्बर व्हेन कंपनी हैज़ फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब क्या होता है? जब कभी कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है तो हमें पैसे नहीं मिलते जो मिलने वाले होते हैं, तो उस दौर में सबसे बड़ा झटका जो किसको लगेगा? इक्विटी वालों को ही लगता है। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अ शॉक ऑब्जर्वर ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो शॉक ऑब्जर्वर होते हैं जो इस तरीके से, वो किसको कहा गया है? इक्विटी शेयर होल्डर को कहा गया है। इफ द कंपनी इनकम ऑफ द कंपनी फॉल्स, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो कम्स डाउन। मतलब जो उम्मीद थी पैसे आने की वो कम हो गई। ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कम डाउन, रिजल्टिंग इन कैपिटल लॉस। दस इक्विटी शेयर होल्डर आर मेन रिस्क टेकर। अभी मान लो किसी वजह से अगर मार्केट डाउन हो जाता है तो लॉस होगा। लॉस कौन झेलेगा? अकेला इक्विटी शेयर होल्डर। तो अगर अकेला इक्विटी शेयर होल्डर ही लॉस झेल रहा है तो इसका मतलब साफ साफ है कि इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी का सबसे बड़ा क्या है? रिस्क बैरर है, रिस्क टेकर है। ठीक है, बाकी तो कोई रिस्क उठाते ही नहीं है। बाकी में बचा कौन है? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। देन सातवां पॉइंट, रेसिडुअल क्लेमेंट्स। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए हमने किसी को, मेहमानों को दावत पे बुलाया। अब जाहिर सी बात है हम उनके पहले तो खाएंगे नहीं, उनको ही खिलाएंगे। उनको खिलाने के बाद अगर जो बच गया वो हमारा, और अगर नहीं बचा तो कुछ नहीं बचा। वैसे ही समझना है इक्विटी के लिए। इक्विटी को रेसिडुअल क्लेमेंट्स कहा गया है बिकॉज सबसे पहले जो पैसा बढ़ता है वो अदर लोगों को बढ़ता है और लास्ट में किसको बढ़ता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर एज ओनर आर रेसिडुअल क्लेमेंट्स टू ऑल अर्निंग आफ्टर एक्सपेंसेस टैक्सेस आर पेड। अ रेसिडुअल क्लेम means the last claim on the earning of the company. Although equity shareholder come last, they have advantage of receiving entire earning that is left over. अगर कुछ बच जाता है तो इक्विटी का, और नहीं बचता है तो इक्विटी को वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। बट सब कुछ एडवांटेजेस जो है वो अदर लोगों के लिए, पैसा मिलने के टाइम पे, है ना। और पैसा जो डिसएडवांटेजेस है वो किसके लिए दिए गए हैं? इक्विटी शेयर्स के लिए। नो चार्ज ऑन असेट्स। यस, अभी अगर कोई पर्सन ने इक्विटी शेयर खरीदा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि कंपनी खरीद ली उसने खाली कंपनी में क्या खरीदा है? शेयर्स खरीदा है। द इक्विटी शेयर डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर असेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो असेट्स होते हैं उसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर का कोई हक नहीं होता है। रीज़न सिंपल है, इक्विटी शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा है और उसमें साफ साफ क्लॉज में कहा गया है आपका कोई भी असेट से लेना देना नहीं है। आप ओनर हो, आप मेंबर हो, आप शेयर होल्डर हो, दैट्स फाइन, बट कंपनी के असेट्स के ऊपर आपका कोई हक नहीं है। नेक्स्ट इज बोनस इशू। ओके, बोनस वर्ड सुन के हमारे दिमाग में क्या आता है? बेसिकली बोनस वर्ड का मतलब क्या होता है? जब हमें कुछ फ्री में मिलता है। अब फ्री में बेसिकली कब मिलता है? जब कोई पर्सन उसके कोई काम का हो। अब इस पूरे गेम के अंदर जो इक्विटी शेयर्स है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बोनस शेयर्स जो होते हैं वो फ्री में दिए जाते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, खाली इक्विटी शेयर होल्डर को, और किसी को नहीं मिलते। बोनस शेयर्स आर इशूड टू गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। दीज शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, फ्री में ना। खाली किन के लिए? एग्जिस्टिंग
एग्जिस्टिंग के लिए ये होता है बोनस। दीज आर इशूड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जब प्रॉफिट काफ़ी बच जाता है और कंपनी को ऐसा लगता है कि हमें बांट देना चाहिए, तो वो लोग बांट सकते हैं, कंपलसरी नहीं है बट स्टिल। बोनस शेयर आर इशूड इन द प्रोपोर्शन टू द शेयर्स है। जिसने जितने शेयर्स खरीदे होंगे उतने उसको क्या मिलेंगे, बोनस। अभी सपोज मान के चलो कंपनी ने कहा 1:1 के रेशो में मिलेगा, मेरे पास मान के चलो 100 शेयर्स है तो मुझे 100 फ्री में मिलेंगे। Thus, capital investment of ordinary equity shareholder tend to grow on its own. This benefit is always only to the equity shareholder. और किसी के लिए बेनिफिट नहीं है। सो ये नया नाम है बोनस शेयर, याद रखना। बोनस शेयर पूरे एसपी की बुक में खाली किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज राइट्स इशू। राइट्स इशू का मतलब क्या होता है, ऐसा समझ लीजिए, जिसके पास पहले से इक्विटी शेयर होल्डर है उसको वापस से शेयर्स खरीदने के लिए पूछा जाता है, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, राइट्स इशू। When a company needs more funds for expansion purpose and raises further capital by issue of shares, the existing equity shareholder may be given priority to get newly offered shares। जैसे मान लीजिए मैं आपका पुराना शेयर होल्डर हूँ या फिर आप मेरे पुराने शेयर होल्डर हो और इस साल भी मैंने क्या किए, शेयर्स इशू किए मार्केट में, तो लोगों में बेचने से पहले मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि आप शेयर्स खरीदोगे क्या। मैंने लेकिन किसको पूछा, खाली ये एग्जिस्टिंग को पूछा। सो द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर में बी गिवन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी खाली किसको मिलेगी, एग्जिस्टिंग वाले को, टू गेट न्यूली ऑफर्ड शेयर्स। दिस इज कॉल्ड एज द राइट्स इशू। द शेयर्स आर ऑफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर फर्स्ट इन प्रोपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। अगेन उसको उतना ही मिलेगा जितना उसने क्या खरीद के रखा हुआ है, शेयर्स, राइट। देन तो राइट्स इशू का मीनिंग क्लियर होता है आप लोगों के लिए, याद रखेंगे। बोनस शेयर जो मिलता है फ्री में बिल्कुल भी, जिसका कोई चार्जेस नहीं होता, पर ये दिया जाता है खाली किसको, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। और राइट्स इशू, राइट्स इशू का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, उसको हम कहेंगे राइट्स इशू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो इसका प्राइस है। नॉर्मली इक्विटी शेयर जो होते हैं काफ़ी सस्ते भाव में मिलते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज़ लो, इट कैन बी जनरली 10 रुपीज़ पर शेयर और इवन 1 रुपी पर शेयर। सस्ता मिलता है, सस्ता इसलिए मिलता था कि इसको कोई भी क्या कर सके, खरीद सके। सो फेस वैल्यू इसको इसलिए हम कहेंगे बहुत कम है। ऐसे भी इक्विटी शेयर्स कोई भी खरीद सके आसानी से, इसलिए इसको कम में रखा गया है। प्रेफरेंस वगैरह इतना सस्ता नहीं होता है तो जल्दी इसको कोई खरीदता नहीं है, और सस्ते इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि उसका डिविडेंड कैसा है, नॉट फिक्स। जैसे कि लॉटरी की टिकट होती है, लॉटरी की टिकट में लॉटरी लगेगी लगेगी किसको पता है, इस पर टिकट का प्राइस तो कम होता है। तो उसी तरीके से इक्विटी शेयर्स को हम समझ सकते हैं। देन 12 पॉइंट बताता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दिस शेयर। यस, मार्केट का जो रेट है इक्विटी को लेके कभी भी आगे पीछे हो सकता है। द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर डिपेंड ऑन प्रॉफिट अर्न एंड डिविडेंड डिक्लेयर। व्हेन ए कंपनी अर्न्स ह्यूज प्रॉफिट, द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर्स इंक्रीजेस। यस, ऑब्वियसली अगर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं तो उस टाइम पे वो लोग क्या कर देते हैं, इसके प्राइस बढ़ा देते हैं। मान लीजिए मैंने इसको खरीद के लेके आया 10 रुपये का, एक हफ्ते के बाद मार्केट कंपनी का वैल्यू बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, तो मेरी वो 10 रुपये की चीज़ शायद 100 रुपये की भी हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड, इट कम्स टू इनकम लॉस, द मार्केट वैल्यू ऑफ इट शेयर डिक्रीज। अगर मान के चलिए लॉस हुआ तो मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है। देयर आर फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन कंपैरिजन टू अदर सिक्योरिटीज़। बाकी चीज़ों के प्राइस इतने नीचे नहीं गिरते या इतने ऊपर भी नहीं जाते, बट इक्विटी के प्राइस ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। Therefore, equity share are more appealing to the speculator. Yes, इसलिए खरीदारों की पहली पसंद क्या बनता है, इक्विटी शेयर्स। देन 13 पॉइंट, कैपिटल एप्रिसिएशन। शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीजेस इन द शेयर मार्केट।
Profitability and prosperity of the company enhance reputation of the company in the share market, and it facilitate appreciation of market value of equity share. Yes, कंपनीज का कैपिटल एप्रिसिएशन भी इसी से हो जाता है कि उनके मार्केट शेयर की वैल्यू क्या है। किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है और कंपनी की रेपुटेशन भी उसी से बढ़ती है। देन 13 पॉइंट हमने देखे बेसिकली, एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइंड करा देता हूँ। फाइन, पहला दिया है परमानेंट कैपिटल, जो कंपनी का परमानेंट होता है, एक बार इक्विटी खरीद लिया कंपनी के पैसे हो गए। दूसरा आता है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड का मतलब क्या होता है, कंपनी का डिविडेंड जो है वो कभी भी फ्लक्चुएट हो सकता है, कम ज़्यादा भी मिल सकता है। राइट्स के बारे में 4 राइट्स दिए हुए अपने को। देन नो प्रेफरेंशियल राइट्स, यस प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है। प्रेफरेंशियल राइट्स किसको दिए गए, प्रेफरेंस शेयर्स को दिए गए, इनको नहीं है। क्या कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर बेसिकली किसको दिया गया, इक्विटी शेयर्स को, जो कि हम पढ़ रहे हैं, वोट डालना कंपनी में आना। रिस्क, सबसे बड़े रिस्क टेकर कौन है कंपनी के अंदर, क्या ये इक्विटी शेयर होल्डर ही है। नो चार्ज ऑन एसेट, कंपनी में एसेट्स का कोई इनका अधिकार नहीं है। बोनस इशू एंड राइट्स इशू। बोनस इशू का मतलब क्या होता है, जो फ्री में बोनस शेयर दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, उसको हम कहेंगे बोनस शेयर। राइट्स इशू का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी जिसने शेयर्स खरीद रखे हैं उसको दोबारा से पूछना और नए शेयर्स खरीदेंगे क्या, उस चीज़ को हम कहेंगे राइट्स इशू। देन फेस वैल्यू, बेसिकली फेस वैल्यू बहुत कम होती है इक्विटी शेयर्स की। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू डिपेंड करता है कंपनी के कैसे बढ़ता है इक्विटी शेयर्स के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। लास्ट इज कैपिटल एप्रिसिएशन। कंपनी का कैपिटल एप्रिसिएशन किसके हेल्प के थ्रू होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के थ्रू। अगर इनका प्राइस बढ़ गया तो कंपनी की कैपिटल का क्या हो जाता है, एप्रिसिएशन। राइट, सो आई होप सो आज के इस वीडियो में आपने ये सीखा कि इक्विटी शेयर्स का आंसर कितना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा है, और इस आंसर में हमको पता चल जाता है कि कितनी कंसेप्ट है। हर पॉइंट में अपने आप में बहुत कुछ डिटेल है। तो आई होप सो आप एक एक पॉइंट को अच्छे से गो थ्रू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ मुझे रिवर्ट कर सकते हैं। फाइन, अगले सेशन में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स का जो आंसर है हम ये करेंगे, एंड अगर आपको इक्विटी शेयर्स का आंसर अच्छे से आ गया तो प्रेफरेंस शेयर्स का आंसर भी आपको अच्छे से आ जाएगा। सो आई होप सो आपको ये आंसर पूरा क्लियर हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन गुड बाय।